हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। जैसे कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में फ्रॉड डिस्कस किया था, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा एंड जो होमवर्क क्वेश्चंस थे वो भी आपने अटेम्प्ट किए होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ। सबसे पहले हमारे पास वही हमारा की सेक्शन रहेगा, देन मिस रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, सर्कमस्टेंसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट मिस रिप्रेजेंटेशन, देन टाइप्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, देन इफेक्ट्स एंड रेमेडीज, देन हम फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली द केस लॉस। फटाफट सब स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर फ्रॉड का सेक्शन नंबर लिखेंगे क्विकली। आई होप सभी ने लिख लिया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे वही की सेक्शन के बारे में, जिस सेक्शन के ऊपर हमारे सारे दूसरे एलिमेंट्स बेस्ड हैं। तो दैट इज योर सेक्शन नंबर 14 जो बताता है फ्री कंसेंट। So consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. Section 15 जो हम डील कर चुके हैं, Section 16 जो भी हमने डील कर लिया है, Section 17 is your fraud। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 18 एंड नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20, 21, 22, दैट इज योर मिस्टेक वाला पार्ट। सो अनडू इन्फ्लुएंस वॉइडेबल होता है 19A के अंदर, मिस्टेक के रेस्पेक्टिव सेक्शंस हैं एंड कोर्जन, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन दैट इज इन सेक्शन 19 एंड योर सेक्शन 19। इसके अंदर वॉइडेबिलिटी बताई जाती है। फाइन, सो आई होप ये जो की सेक्शन है ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 18 पे, जो क्या बताता है हमें मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो बताता है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करेंगे हमारे बियर एक्ट के अंदर क्या प्रोविज़न है मिस रिप्रेजेंटेशन को लेके। ठीक है, सेक्शन 18 हमें क्या बोलता है, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, दैट इज दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। 3 चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर, दैट इज द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। मतलब क्या है, किसी पर्सन ने सामने वाली पार्टी को क्या दिया है, कोई पॉजिटिव असर्शन दिया है, बट वो एक्चुअली भी क्या है, ट्रू नहीं है, लेकिन जिस पर्सन ने वो असर्शन किया है उसकी नॉलेज में वो ट्रू है, तो ये क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन है। एक बात आप लोग अच्छे से क्लियर करेंगे माइंड के अंदर, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है वो कौन से एस्पेक्ट पे है, मेंसरिया पे, दैट इज जहां आपकी इंटेंशन फ्रॉडुलेंट हो गई या आपको सामने वाली पार्टी को डिसीव करना है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो वो केसेस आपके फ्रॉड में फॉल करेंगे। जहां आपका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, ना फ्रॉड का ना डिसीव करने का, तो वो जो भी केसेस होंगे वो आपके मिस रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे। तो आप हर पॉइंट को फ्रॉड के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो पहले वाले में क्या हुआ, असर्शन है, पॉजिटिव असर्शन है, पर जो पार्टी उसको ट्रू मानती है एक्चुअली में वो असर्शन ट्रू नहीं है, पर क्योंकि पार्टी खुद उसको ट्रू मान रही है इसलिए वो सामने वाली पार्टी को इस तरीके से पॉजिटिव असर्शन दे रही है। फाइन, सो यहाँ पे क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। सेकंड, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, क्या हो रहा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रहा है बट विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, यानी कि आपका इंटेंशन या सामने वाली पार्टी को डिफ्रॉड करना नहीं है, या गेन्स एनी एडवांटेज ऑफ द पर्सन कमिटिंग इट और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him, यानी कि सामने वाली पार्टी या उसके बिहाफ पर उसका एजेंट भी हो, यानी कि जो क्लेम कर रहा है उसी पार्टी के अंदर, तो यहाँ पर अगर किसी पार्टी ने कोई ब्रीच किया है तो वहाँ पे आपका क्या नहीं है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है सामने वाली पार्टी को या उसके अंदर कोई भी अगर क्लेम कर रहा है तो उसे डिसीव करने का। ठीक है, थर्ड आता है कॉजिंग, हाउएवर इनोसेंटली, यहाँ पर क्या है, इनोसेंटली है, अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट, यानी कि जो अग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर है उसको लेकर कुछ मिस्टेक हो जाए एंड दैट मिस्टेक इज व्हाट, इनोसेंट मिस्टेक। अब मिस्टेक के बारे में हम अपना नेक्स्ट वाले सेशन में बात करेंगे, जहाँ पर हम कितने टाइप की मिस्टेक होती है, किस मिस्टेक का क्या इफेक्ट रहता है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको मिस रिप्रेजेंटेशन में 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉजिटिव असर्शन, जो आप खुद ट्रू मानते हैं पर एक्चुअली वो ट्रू नहीं है। सेकंड, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी की गई है पर आपका इंटेंशन क्या नहीं था, डिसीव करना नहीं था,
पार्टी या उसके अंदर कोई भी क्लेम कर रहा है उसके प्रति। थर्ड, कोई ऐसी मिस्टेक हुई है एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट, बट वो क्या है, इनोसेंट मिस्टेक है। सो ये आपका मिसरिप्रेजेंटेशन का पूरा प्रोविजन है, इसको आपको बाय हार्ट लर्न करना है। फाइन। एंड जब भी कोई क्वेश्चन आता है मिसरिप्रेजेंटेशन रिलेटेड, आपको एज इट इज एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हुए डेफिनेशन लिखनी है। फाइन। नाउ एग्जाम्पल, वाई सेल्स अ हॉर्स टू जेड हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, वाई ने क्या किया, जेड को एक हॉर्स बेचा और वो हॉर्स क्या था, अनसाउंड माइंड का था। बट वाई हिमसेल्फ डज नॉट नो अबाउट दिस फैक्ट एंड टेल्स जेड दैट हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड। तो यहाँ क्या है, वाई की नॉलेज में खुद वो फैक्ट नहीं था, और अगर इसलिए उसने क्या बोला कि जेड साउंड माइंड का है, तो यहाँ पर क्या होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, ना कि फ्रॉड। क्योंकि क्या है, वहां पर जो असर्शन किया गया है वो उसकी नॉलेज में भी ट्रू था, उसे नहीं पता था कि वो हॉर्स क्या है, अनसाउंड माइंड का है, इसलिए यहाँ पे क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन। फाइन। सर्कमस्टेंसेस, जैसे हमने कल देखे थे कुछ सर्कमस्टेंसेस जो कि फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ऐसे ही आज हम देखेंगे सर्कमस्टेंसेस जो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला क्या आता है, अनवारंटेड स्टेटमेंट। अनवारंटेड स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट जो बिना किसी रीजनेबल बेसिस के बिहाफ पर किए गए हैं। ठीक है, या आपके पास खुद कोई बिहाफ नहीं था, खुद कोई बेसिस नहीं था उसको रिलाई करने का, बट फिर भी आपने रेकलेसली वो स्टेटमेंट दे दिया है। सो अ स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी रीजनेबल बेसिस इज एन अनवारंटेड स्टेटमेंट। सेकेंड आता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो अभी हमने प्रोविजन में भी डिस्कस किया था। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब जहां आपकी एक ड्यूटी बनती थी केयर एंड कॉशन से किसी काम को करने की, बट आपने वहां पर क्या कर दिया, फेल कर दिया। ठीक है, सो अ ब्रीच ऑफ द ड्यूटी ऑफ केयर अकर्स व्हेन वन फेल्स टू अचीव हिज और हर ड्यूटी ऑफ केयर टू एक्ट वाइजली। वहां आपकी वाइजली एक्ट करने की ड्यूटी बनती थी, बट यू फेल्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। थर्ड आता है इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। तो जैसा कि अभी अपन ने प्रोविजन में भी डिस्कस किया था, अब सब्जेक्ट मैटर को लेकर या मिस्टेक किस किस की होती है, मिस्टेक फैक्ट की भी हो सकती है, मिस्टेक लॉ की भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक की बात करी है वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सो इट रिवॉल्व्स अराउंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दिस हैपन्स व्हेन बोथ द पार्टीज मिसअंडरस्टूड वन अनदर लीविंग देम एट अ जंक्शन, यानी कि दोनों पार्टीज को किसी चीज को लेकर क्या हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब मिस्टेक हो सकता है यूनिलेटरल भी हो या हो सकता है बायलेटरल भी हो, तो हम इस मिस्टेक वाले पार्ट को और अच्छे से नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फाइन। देन नेक्स्ट आता है सप्रेशन ऑफ वाइटल फैक्ट्स, दैट इज ऐसे फैक्ट्स जो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत क्या थे, एसेंशियल थे, बहुत ही मटीरियल थे, और अगर आपने उनको सप्रेस किया है तो दैट विल फॉर्म मिसरिप्रेजेंटेशन। मटीरियल फैक्ट्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर आर विदहेल्ड, आपने वो डिस्क्लोज नहीं करे। ठीक है, अब अगर आपका इंटेंशन फ्रॉडुलेंट नहीं है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन में फॉल करेगा, अगर आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है जो आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। एंड फाइनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, ये क्या बोलता है, इट इज द इंफॉर्मेशन बाय विच अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा कोई इफेक्ट या ऐसा कोई फैक्ट जो कि आपकी डिसीजन पावर को अफेक्ट करता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे या नहीं, वो जो क्रूशियल पार्ट है दैट इज योर स्टेट ऑफ माइंड। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बट दैट ऑल्सो वेरी फ्रॉम फैक्ट टू फैक्ट एंड केस टू केस। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन की। सो टाइप्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन में हमारे पास तीन तरीके के मिसरिप्रेजेंटेशन आता है। पहला आता है फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, सेकंड आता है नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड थर्ड आता है इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉडुलेंट मतलब जहां आपका इंटेंट ही फ्रॉडुलेंट था। सो फॉल्स स्टेटमेंट इज मेड एंड द पार्टी नोज इट इज फॉल्स और इज रेकलेस अबाउट इट्स एक्यूरेसी, यानी कि सुना सुनाया कुछ भी बोल देना, या वो खुद उस चीज को फॉल्स मानता हो पर फिर भी आपको ये बोल के दे रहा हो असर्शन कि ये क्या है, ट्रू है, दैट इज ये वाला जो होगा ये आपका फ्रॉड की कैटेगरी में फॉल करेगा। नेक्स्ट आता है नेग्लिजेंट, यानी कि आपने कोई भी रीजनेबल ग्राउंड्स के बिना ही उसको सच मान लिया और आपने सामने वाली पार्टी को भी कैसे दिखाया कि वो सच है, उस पर आप कॉज रीजनेबल कॉज उसका फाइंड कर सकते थे, बट फिर भी आपने रेकलेसली
उसको रिप्रेजेंट किया. सो दैट इज योर नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन. दैट इज अ डिक्लेरेशन इज मेड by one contracting party to another negligently or without reasonable grounds for believing its truth. And then finally it's innocent misrepresentation. तो जैसे वर्ड ही बता रहा है, मतलब वहां पर आपका कोई भी फॉल्ट नहीं था, आपको लगा कि वो चीज़ सच है लेकिन वो सच नहीं थी, तो उसमें आपका भी कोई फॉल्ट नहीं है. सो मिसरिप्रेजेंटेशन मेड कंप्लीटली विदाउट फॉल्ट इज योर इनोसेंट. तो हमारे पास मिसरिप्रेजेंटेशन 3 तरीके के हो गए, फ्रॉडुलेंट, नेग्लिजेंट एंड इनोसेंट. फाइन. अब हम बात करेंगे इफेक्ट की एंड द रेमेडी पार्ट की. सो इफेक्ट, जैसे कि हमारे पास सेक्शन नंबर 19 के अंदर है, अगर कंसेंट कॉस्ट हुई है बाय मिसरिप्रेजेंटेशन तो वहाँ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा. जो अग्रीव पार्टी है वो उसको एनफोर्स भी करा सकती है, कैंसिल भी करा सकती है. अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि फ्रॉड से अगर कोई कंसेंट अफेक्ट हुई है तो उसमें वहाँ पर अगर आप डिसीव करी गई है आपकी कंसेंट तो वहाँ पर आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास क्या क्या रेमेडीज रहती है. पहला रहता है रिसेशन का, दैट इज आप कैंसिल कर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं या टर्मिनेट कर सकते हैं. एंड सेकेंड इज योर परफॉर्मेंस, या आप बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या करिए, परफॉर्म करिए. ठीक है. सो द अग्रीव पार्टी कैन इंसिस्ट दैट द पार्टी हु मेड द मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ fulfills their obligation under the contract in the manner that was originally agreed upon. ठीक है. सो यहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं या अग्रीव पर्सन जो है वो बोल सकता है सामने वाली पार्टी को कि आप जैसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग्स में अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कीजिए. सो दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन से अगर आपकी कंसेंट अफेक्ट होती है तो उसका इफेक्ट दैट इज वॉइडेबल एंड उसके लिए हमारे पास रेमेडीज. फाइन. सो आई होप अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम बात करेंगे फ्रॉड वर्सेस मिसरिप्रेजेंटेशन. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि एक बार आपको फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का एक जो क्लियर डेफिनेशन है वो समझ आ जाए, उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. सो सबसे पहले आता है हमारे पास कौन से सेक्शन में डिफाइंड है. सेक्शन 217 में फ्रॉड डिफाइंड है, सेक्शन 218 में मिसरिप्रेजेंटेशन डिफाइंड है. मीनिंग की बात करते हैं तो फ्रॉड में क्या हो रहा है, intentional, that is your mens rea. So intentionally when one party give a false statement of a material fact to influence the other party to enter into a contract. यानी कि यहाँ पे आपका इंटेंशन क्या है, सामने वाली पार्टी को डिसीव करने का. मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, इनोसेंटली है, यानी कि आपको भी वो चीज़ सच लगी बट वो एक्चुअली में सच नहीं थी. सो when one party gives a false representation or statement of a material fact in good faith, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड फेथ, यानी कि आपका कोई वेलिफाइड इंटेंशन नहीं था टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. इसके बाद कंसेंट में क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, आप कंसेंट ले रहे हैं बाय डिसीविंग द अदर पार्टी. कंसेंट ऑफ द पार्टी इज ऑब्टेन्ड बाय डिसीविंग द अदर पार्टी. मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या है, सिर्फ वहाँ पे आपने रिप्रेजेंटेशन गलत तरीके से किया है. सो द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड थ्रू द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टी बाय अदर पार्टीज. अब आता है हमारे पास इंटेंशन. कहाँ इंटेंशन है, कहाँ नहीं है. फ्रॉड में आपकी इंटेंशन है, मिसरिप्रेजेंटेशन में आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है. फाइन. अब आगे हमारे डिफरेंसेस की बात करते हैं. इफेक्ट क्या आएगा, अगर फ्रॉड में एक पर्सन नॉर्मल डिलीजेंस के थ्रू उस ट्रुथ को भी फाइंड आउट कर ले तब भी फ्रॉड से अगर आपकी कंसेंट अफेक्ट होती है तो वो वॉइडेबल ही रहता है. सो इट इज वॉइडेबल इवन इफ द ट्रुथ इज फाउंड विद नॉर्मल डिलीजेंस. पर मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में अगर आप रीजनेबल ड्यू डिलीजेंस के थ्रू उस सच को पता कर लेते हैं देन वहाँ पे वॉइडेबल नहीं होता. सो इफ द ट्रुथ कैन बी लर्न बाय एक्सरसाइजिंग रीजनेबल डिलीजेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल. रेमेडी क्या है हमारे पास, फ्रॉड के अंदर आप ऑब्वियसली कैंसिल तो करा ही सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ साथ में डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं. मिसरिप्रेजेंटेशन में आप रिसाइन भी करा सकते हैं, आप परफॉर्मेंस भी डिमांड कर सकते हैं एंड इन केस टू केस अगर रीजनेबल डैमेजेस है तो वहाँ पर वो भी कोड दे सकता है. फाइन. अब टॉट मतलब अ सिविल रॉन्ग. तो फ्रॉड तो क्या है, खुद ही में एक टॉट है, गलत चीज़ है ना. पर मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन बाय इटसेल्फ इज नॉट अ टॉट तब तक ये प्रूव ना हो कि आपकी इंटेंशन क्या थी, डिसीव करने की या फ्रॉड करने की. फाइन. सो आई होप अभी तक के अपने कॉन्सेप्ट जितने भी अपने डिस्कस किए मिसरिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड
वो आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि डेरी वर्सेस स्पीक ये एक लीडिंग केस आता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को जब हम पढ़ते हैं। सो डेरी वर्सेस स्पीक दैट इज और 1889 का केस है। इसके फैक्ट्स क्या थे? In the brochure released by the defendant company, it was stated that company was allowable to use trams that were powered by steam rather than by horses. यानी कि जो ट्रामवे होते हैं, ट्राम्स होते हैं, उसके लिए जो कंपनी ने ब्रोशर निकाला था उसमें उन्होंने क्या फैक्ट स्टेट किया था कि कंपनी स्टीम से जो ट्राम्स चलते हैं उसके लिए अलाउड है रादर देन बाय हॉर्सेस। एक्चुअलिटी क्या थी? इन एक्चुअलिटी द कंपनी डिडंट होल्ड such a right as this had to be approved by a board of trade. तो यहाँ क्या था? अभी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन थी कि इसको बोर्ड से अप्रूवल मिलना था, अभी तक अप्रूवल मिला नहीं था। ठीक है, गेनिंग द अप्रूवल फॉर सच अ क्लेम फ्रॉम द बोर्ड वाज मेजर्ड एज अ फॉर्मेलिटी इन सच कंडीशंस एंड द क्लेम वाज पुट ऑनवर्ड इन द प्रोस्पेक्टस विद दिस इंफॉर्मेशन इन माइंड। सो कंपनी को तो क्या लगा कि ठीक है, ये जो भी फॉर्मेलिटी है, जो भी परमिशन वगैरह लेनी है, तो इसलिए उन्होंने उसको अपना मानते हुए कि हाँ ये हमको अलाउ हो चुका है, उन्होंने इस बात को प्रोस्पेक्टस पे दे दिया। ठीक है, हाउएवर द क्लेम ऑफ द कंपनी फॉर दिस राइट वाज लेटर रिफ्यूज्ड बाय द बोर्ड। अब बाद में क्या हुआ? बोर्ड ने उस चीज को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अब जिन पर्सन ने इस प्रोस्पेक्टस पे इस फैक्ट को ट्रू मानते हुए एंटर किया था, उन्होंने क्या करा? केस किया। सो द इंडिविजुअल्स हु हैड परचेज्ड अ स्टेक इन द बिजनेस upon reliance on this statement brought a claim for dishonesty against the defendant business later than it becomes liquidated. तो वहां उन्होंने क्या किया? क्लेम किया। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? द क्लेम ऑफ द शेयर होल्डर्स वॉज कैंसल्ड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। द कोर्ट हेल्ड दैट इट वॉज नॉट कन्फर्म्ड बाय द शेयर होल्डर्स दैट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वॉज डिसऑनेस्ट इन हिज बिलीफ। The court defined fraudulent misrepresentation as a statement known to be false or a statement made recklessly or carelessly as the truth of the statement. तो यह क्या बताया? फ्रॉड हम कब मानेंगे कि फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है? जब उनको पता हो कि वो फॉल्स है और उन्होंने आपको ट्रू मान के बताया हो। ठीक है, ऑन दिस बेसिस द प्लांटिफ कुड नॉट क्लेम अगेंस्ट द डिफेंडेंट कंपनी फॉर डिसऑनेस्टी। तो उन्होंने वहाँ क्या बोला कि जो भी ये शेयर होल्डर्स है, इनका क्लेम क्या है? Not justified है। The court ruled that the defendant company was not liable as they genuinely believed in the accuracy of the statement. तो उन्होंने क्या बोला? कंपनी इस केस में लाइबल नहीं है कि उनकी नॉलेज में जो फैक्ट था उनको लगा कि वो ट्रू है, बाद में जाके वो फॉल्स हुआ, तो इसलिए वहां पर क्या है? डिसऑनेस्टी वाला एलिमेंट नहीं है। सो आई होप जो ये लीडिंग केस है डेरी वर्सेस स्पीक का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, दैट इज लॉन्ग वर्सेस लॉयड। इसके फैक्ट्स क्या थे? द प्लांटिफ वॉज अ ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर हु सॉ एन एडवर्ट फॉर द सेल ऑफ अ लॉरी विच वॉज डिस्क्राइब्ड एज इन एक्सेप्शनल कंडीशन। यानी कि क्या था? प्लांटिफ एक क्या था? ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर था। उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखा जहाँ पर किसी लॉरी को सेल करने की बात कही गई थी और उसे एक्सेप्शनल कंडीशन में बताया गया था। द प्लांटिफ सॉ द मोटर व्हीकल द फॉलोइंग डे एंड द डिफेंडेंट अफर्म दैट द लॉरी को ड्राइव एट 40 mph एंड ड्यूरिंग अ ट्रायल ड्राइव defendant stated that the vehicle did 11 miles to the gallon. तो यहाँ पर कुछ जो व्हीकल से रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे वो डिस्कस हुए प्लांटिफ और डिफेंडेंट के बीच में। प्लांटिफ नोटिस डिफेक्ट ऑन द व्हीकल एंड परचेज द व्हीकल फॉर अ रिड्यूस्ड प्राइस पेइंग हाफ ऑफ द कॉस्ट दैट डे। तो जब ट्रायल ड्राइव हुआ तो प्लांटिफ को क्या लगा कि इस व्हीकल में कुछ डिफेक्ट है, उसकी वजह से उसने उसको रिड्यूस प्राइस पे यानी कि हाफ प्राइस पे करके लॉरी परचेज कर ली। फाइन। 2 days afterward, अब 2 दिन के बाद क्या हुआ? The plaintiff heard the automobile and discovered serious issues and that the petrol tank was 8 miles to the gallon rather than 11 and told the defendant. तो जब उन्होंने क्या किया? ऑटोमोबाइल को रेंट वगैरह पे दिया तो उनको वहाँ पे सीरियस इश्यूज लगे और ये चीज़ प्लांटिफ ने डिफेंडेंट को बताई। Subsequent to this, the plaintiff permitted his brother to take the lorry on a business tour where it once more had broken down. इसके बाद डिफेक्ट के बाद भी सब्सिक्वेंटली प्लांटिफ ने क्या किया? अपने ब्रदर को वो लॉरी दे दी किसी बिजनेस टूर के लिए। फाइन। और वहां पे जाके एक बार वो फिर ब्रोक डाउन हो गई। अब प्लांटिफ ने क्या किया? प्लांटिफ ब्रॉट एन एक्ट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। तो उन्होंने इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने की बात करी। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने क्या करा? डिस्कार्ड कर दिया प्लेंटिफ का क्लेम और क्या बोला? It was held that innocent misrepresentation
permitted the plaintiff to resign after the contract had been executed, other than the plaintiff would lose such a right after the goods had been accepted. अब कॉन्ट्रैक्ट की बात जब आपको पता लगा तब तो आपके पास रिसाइड करने का राइट था, लेकिन एक बार उसने उस गुड्स को आपने यूज कर लिया, उस पर अपना राइट दे दिया, तो फिर वहां पर क्या होगा, आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल नहीं रहती है. In sending the lorry on the business tour with his brother, the plaintiff had constituted last acceptance of the vehicle and had consequently lost the right to resign the agreement. आपको पता चल गया, आपने डिफेंडेंट को बोला, उसके बाद भी आपने उस लॉरी को बिजनेस टूर पे भेजा, तो वहाँ क्या दिख रहा था, वहाँ आपका इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस आ रहा था. हमने डील किया था इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की वजह से जो आपका राइट था रिसाइंड करने का वो खत्म हो जाता है. ठीक है, सो आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम डील करेंगे अपना लास्ट केस आज के लिए, दैट इज राजकुमार सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007. यहाँ पे क्या बोला गया है, इट वॉज हेल्ड दैट द सप्रेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ लॉ. यानी कि कोई ऐसा फैक्ट जो कि असेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आप उसे सप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज टोटली अगेंस्ट द लॉ. और जो पार्टी है, द पार्टी गिल्टी ऑफ विदहोल्डिंग द करेक्ट फैक्ट शुड not be entitled to any benefit as it is considered that such a party does not approach the court with clean hand. और ऐसी पार्टी जिसने जो सच्चे जो तथ्य थे, जो करेक्ट फैक्ट्स थे, अगर आपने उनको छुपाया है, उनको विदहोल्ड किया है, तो उस केस में आप कोर्ट के पास आकर कोई भी राइट या कोई भी बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ फॉल्टी आप खुद हैं. तो जब आप कोर्ट में आ रहे हैं तो यू शुड कम विद क्लीन हैंड्स, यानी कि आप उसमें फॉल्टी या गिल्टी नहीं होनी चाहिए. तो राजकुमार सोनी वाले केस में यही हेल्ड किया गया था. फाइन. सो आज के लिए ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन. फाइन. सो होमवर्क क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कोर्सियन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस. सो आई होप ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. फटाफट से सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे क्विकली. फिर हम हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो क्या बोलता है, डिफाइन मिसरिप्रेजेंटेशन एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ब्रिंग आउट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन. सो ये भी बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और इन दोनों क्वेश्चंस को आप सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे. उसके बाद हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर जो मॉडल आंसर्स अवेलेबल हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे आपके आंसर में कहाँ डिफरेंस है. इसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट पर आपको और भी सारे क्विजेस, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज, सभी चीज़ें मटेरियल के साथ अवेलेबल है. सो काइंडली विजिट द वेबसाइट एंड यूज इट. इसी के साथ साथ आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो आई होप आप अपने असाइनमेंट्स अच्छे से प्रॉपरली कर रहे होंगे. अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. आप अपना कोई भी फीडबैक है, आपकी कोई और एक्सपेक्टेशंस है रिलेटेड टू द लेक्चर्स, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. जो होमवर्क क्वेश्चन हैं, प्लीज़ डू अटेम्प्ट दैम डेली. स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड. ऑब्वियसली हमारे जो चैनल्स हैं इनके साथ आप अपडेटेड रह रहे होंगे, आई होप. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ. जब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए एंड डू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स. थैंक यू सो मच.